हेलो जेंटलमैन, नमस्कार आप सभी के लिए। मैं विनोद फौजदार कृष्णा सरोकार ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन फिर से उसी टॉपिक में परसेंटेज में आगे बढ़ रहे हैं और जो आपके लिए मैंने कल होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन वो और आगे के क्वेश्चन जो अपन 21 से कराएंगे वो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, देखते हैं इसमें नए कॉन्सेप्ट हम क्या सीखते हैं और क्या आगे। और आज की इस वीडियो में नए कॉन्सेप्ट बहुत आएंगे और बहुत सिंपल वाले, जिसमें आपको कुछ भी मगजमारी नहीं करनी है, बहुत प्यार से समझ में आएंगे। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, हालांकि होमवर्क में तो नहीं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इसको मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि इस पैटर्न का सवाल अभी तक आपके पास आया नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके लिए आते रहते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए पहली बात तो ये समझिए कि जो 15% की वृद्धि करने की कह रहा है वो क्या है। देखिए मैथमेटिक्स में कोई भी संख्या हुई, कोई भी, जैसे मान के चलो मैंने 3 भी लिखा, तो ये अपने आप में 100% होता है। आप इसके साथ में अगर 100% लगा दोगे ऐसे 3 के साथ में, तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सॉल्व करके देखते हैं। परसेंट हटाया बटे में 100, 100 से 100 कितना आ गया 3। ये मत कहना कि सर कल तो आपने ये बताया था कि 100 का गुणा करते हैं तो परसेंट लगाते हैं। बिल्कुल सही है, वो चीज अलग है कि जैसे 100 का गुणा करूंगा 3 में, तो लास्ट में हमें इस पर वैल्यू जो आएगी वो 300%, इस पर परसेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कितने परसेंट? 100%। ठीक है, अब x भी लिखोगे तो ये भी अपने आप में 100% है, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, पूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य ये है। अब जैसे ये बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करें, तो जैसे भिन्न मान लेते हैं अपन, हमने भिन्न मान ली, यानी फ्रैक्शन मान ली हमने x बटे y, इसका अंश हो गया x और हर हो गया y, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर हो गया इसका y। अब ये भी अपने आप में 100% है और ये भी अपने आप में 100% है। वो ये कह रहा है कि इसमें 15% की वृद्धि कर दी जाए। अब देखो 100% तो ऑलरेडी है ही है, 15% की वृद्धि और करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 115% हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें 15% की वृद्धि करता हूं तो मुझे इसको लिखना चाहिए कि x इंटू में 115%। यस, अगर इसमें 15% की वृद्धि करूंगा तो इसकी वैल्यू ये आएगी। फिर कह रहा है हर में 8% की कमी करने पर, हर क्या है? y, और इसमें 8% की कमी करनी है, 100% है अपने आप में। अगर मैं इसमें 8% की कमी कर देता हूं तो ये रह जाएगा 92%। यस, तो अगर किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी कर दी जाए तो मुझे ये प्राप्त होता है, और वो कह रहा है कि 15/16 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तो वैल्यू बराबर हो गई 15/16। मुझे उम्मीद है कि यहां तक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करें, कैसे करेंगे? देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब आपको पता है, पहले इसको काट लेते हैं। कितने से कट रहा है? 23 से। 23 चौके होता है 92 और 23 पंज होता है 115। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। फिर ये भी जानते हैं कि मैंने कल बताया था कि आमने सामने में ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है और नीचे से नीचे की कटती है। तो 5 से 15 काटा जा सकता है कितनी बार? आप कहेंगे सर 3 बार, मैंने काट दिया। और 4 से 16 को काटा जा सकता है 4 बार। तो जो भिन्न की बात कर रहे थे अपन, वो कह रहे ना मूल भिन्न क्या है, मेन फ्रैक्शन क्या है, तो मूल भिन्न x बटे वाई है और इसकी वैल्यू आ गई है 3/4। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना हमेशा कि जैसे कभी भी बोलता है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखो दुनिया का असूल है, प्रकृति का नियम है कि परसेंटेज परसेंटेज में जुड़ता है, रुपया रुपया में जुड़ता है, अनुपात अनुपात में जुड़ता है, मिट्टी मिट्टी में मिलती है, पानी पानी में मिलता है। हर एक चीज का अपना एक रूल है। रूल कैसे है कि जो चीज है वो उसी में जाके मिलेगी। ऐसा नहीं है
कि अगर आप 3 में 20% जोड़ते हो तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे तो लिख दोगे, लेकिन इसको 23% नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये 3% होता और 20% में ऐड करना है तो ये भी वही वैल्यू और ये भी वही वैल्यू परसेंट की, वो दोनों रूप एक जैसे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट 23% लिख सकते हो। अब इसको 23% लिखा जा सकता है। क्लियर? तो परसेंट परसेंट में जुड़ता है, इसीलिए मैंने जो 15% की वृद्धि की है वो परसेंट में ही ऐड की है। 100% था, अब हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हम जानते हैं इस बात को, इसलिए उसको लिखते नहीं है। तो ये सोच के चलना पड़ता है, समझ के चलना पड़ता है कि 100% तो है ही है, 15% बढ़ाया तो अब इसकी वैल्यू 115% हो गई, तो ये लिखा जाएगा x गुणा 115%। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन 3/4। ओके, तो फिर कल एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया था मैंने, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। कल का क्वेश्चन था एक और 19 नंबर क्वेश्चन था वो, जो मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया था। अब होमवर्क वाला जो है आपने किया होगा हालांकि, लेकिन फिर भी देखते हैं, होमवर्क में भी नहीं था, उसके पैटर्न समझाने थे मुझे आपके लिए। 19 नंबर लगाइए जरा। हाँ जी, ये था क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। अब इसको मैं दो तरीके से समझा रहा हूं आपके लिए, एक तो एक्स से और एक विदाउट एक्स से। जैसे बिना एक्स के करते हैं अपन वो, तो पूरे मैथमेटिक्स में जो नियम यूज होंगे वो यहीं से नियम यूज होते हैं। तो देखिए पहले एक्स से करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है, अब वो संख्या मान लेते हैं अपन, ये लीजिए संख्या हुई हमारी x, इसका 20%, ये लीजिए x का 20%, ओके है यहां पे 120 है, तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, 120 के। ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से x का मान आ जाएगा, यानी हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जिसकी बात कर रहा है वैल्यू, क्यों कह रहा है ना किसी संख्या का। तो सॉल्व करें तो बेटा परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आएगा 100। अब आमने सामने में ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाती है और नीचे से नीचे की, तो नीचे तो यहां कोई है नहीं, तो 20 से ही काटा जा सकता है, तो 20 से 6 बार कट गया, ये 20 की 120। आप चाहते तो इसको भी काट सकते थे कि 20 पंजे 100, आप भले काट लो ये लो। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ये 120 ही है, मैंने 20 से इसको काट दिया 5 बार, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपकी मर्जी, आपकी समझ है कि आप क्या करते हैं। तो x का गुणा 1 से होगा, तो x बराबर 12 पंजे 60, कितना आ गया 600। तो इसका जो आंसर है वो 600 नहीं होगा, अभी ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो वो संख्या आई है और आपसे जो पूछा गया ना वो क्या है, उसी संख्या का 120% क्या होगा। अब इसका 120% निकालना है, तो देखते हैं। तो 600 का 120% ये सॉल्व करना है, परसेंट हटाओगे बटे में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छिकी 72, 720। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 720, जो कि ऑप्शन नंबर है 4th। ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझ में आ गए होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा है कि इस वाले क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं करेंगे अपन, अब इसको छोटे रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, अब इसके शॉर्ट समझिए, शॉर्ट नहीं है वो आपकी समझ है, और ये चीजें आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा मैं आपके लिए। और नई मैथमेटिक्स में रियल में आपको कुछ भी फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप डरते इसलिए हो मैथमेटिक्स से क्योंकि उसका कारण है आप उसको बेहुदे तरीके से पढ़ रहे हो। एक्चुअल में आपके पास जो है वो आपको पता ही नहीं कि आपके पास है क्या। आपके पास मैथमेटिक्स की बहुत नॉलेज है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको छोड़कर दूसरी नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, और होता क्या है कि जो हमारी नॉलेज है वो हमें ऐसी लगती है कि वो कोई काम की नहीं, जबकि अगर उसी चीज को हमें यूज किया जाए या उसको चमकाया जाए या फिर नई तरीके से उसको मॉडिफाई किया जाए तो हो सकता है हम उसमें बेस्ट परफॉर्म कर पाए। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं। देखिए नॉर्मल सी अगर बात करूं मैं आपसे, आप किसी मार्केट में जाओ और मार्केट में भाव पूछते हो कि भाई इस एक मार्कर की कीमत क्या है, तो आपसे कहा कि भाई 30 रुपए की मार्कर की कीमत है, तो आप एक मार्कर की कीमत पूछ के 50 मार्कर की कीमत बता दोगे कि भाई 50 की इतनी है, 60 की इतनी है, 70 की, 13 की, कितने भी मार्कर की कीमत बता सकते हो। सही बात है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि एक मार्कर की कीमत 30 रुपए है
तो मुझे बताओ कि एक मोबाइल की कीमत क्या होगी। तो आप उस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है वो मार्कर की और पूछा जा रहा है किसकी, मोबाइल की। तो कैसे कंफर्म कर दोगे इस चीज को, नहीं किया जा सकता। तो इस चीज के लिए मैं क्या बताता हूं कि देखिए, जैसे यहां बोल रखा है कि किसी संख्या का 20% 120 है। आपने मैथमेटिक्स में शुरुआत में पढ़े होंगे 10वीं में, चूंकि इसलिए वाला मैटर वो यही है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं वो समझिए, पहले डिटेल, फिर उसके बाद इसको भी डायरेक्ट। कैसे कि किसी संख्या का 20% 120 है, ये लीजिए। जब 20% का मान 120 है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैं तीर का निशान इसलिए लगा रहा हूं इसमें कि देखो बराबर में तो एक अलग चीज हो जाती है। अब 20% ये रूप अलग है परसेंटेज वाला, और ये संख्या वाला रूप है। तो तीर का निशान लग रहा है तो वो इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि 20% का मान 120 है। ओके। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया 1 का मान कितना होगा, तो चूंकि इसलिए से हम कैसे करते थे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम 20% का क्या दे देंगे, भाग। तो 120 बटे में 20%, बटे में 20%, ये लिखा जा सकता है कि चूंकि ये वाली इतनी है तो ये इतनी हुई। तो आपसे पूछे कि 120% का मान क्या होगा, तो जब आपको पता है कि 1 का मान इतना है, तो 120% का मान कैसे निकालते थे आप, 120% की वैल्यू होगी 120 बटे में 20% और गुणा में 120%। ये सॉल्व करना पड़ेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट अब यही आंसर आ जाएगा। अब आपको फालतू में कोई संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखो सॉल्व करते हैं। परसेंट से परसेंट, 20 से 6 बार और 12 छक्के 72, 720। बोलिए आया कि नहीं आया आंसर। लेकिन अब इस चीज को आगे से डायरेक्ट पढ़ना है। डायरेक्ट कैसे पढ़ना है वो समझिए। आपके लिए दे रखा है कि 20% का जो मान है वो 120 है। अब देखो परसेंट की वैल्यू देके आपसे परसेंट की वैल्यू पूछेगा, कितने भी परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हो आप। 20% की निकाल सकते हो, 30 की निकाल सकते हो, 40 की निकाल सकते हो, 10 की निकाल सकते हो, 15 की। लेकिन इतना ध्यान रहना चाहिए कि परसेंट की वैल्यू देके परसेंट की ही वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, अनुपात की देके अनुपात की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, संख्या की देके संख्या की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। ये ध्यान रखना आप। अब 20% का मान इतना है तो पूछ रहा है आपसे 120% का मान क्या होगा। तो इस चीज को हम डायरेक्ट बोलेंगे कि जिसका मान हमें ज्ञात करना होगा उसको तो रखेंगे हम ऊपर, और जिसकी वैल्यू दे रखी हो, अब जैसे 20% की वैल्यू दे रखी है 120, तो वो जिसकी वैल्यू दे रखी हो वो आ जाएगा नीचे 20%, और गुणा में इस नीचे वाली संख्या का मान 120। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। इस चूंकि इसलिए को मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। ये तीसरी लाइन जो थी, तीसरी लाइन ये हटा दी गई है। ये बहुत जगह काम आएगा इसलिए कह रहा हूं। तो क्या बोलेंगे इस बात को कि जिसका मान पूछा जाए वो कहां, ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो कहां, नीचे, और गुणा में उसका मान। अब देखिए सॉल्व करते हैं। वही वाली बात आ गई, परसेंट से परसेंट, 20 छिके 120 और 12 छिके 72, 720। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप एक बार रिवाइंड करके देखें, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करवा दूंगा। लेकिन अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। फायदे कैसे होंगे देखो जरा, इस बात को समझा जाए अगर फायदे की बात, कि जैसे आपने 10th की एग्जाम दिया था और 10th का एग्जाम देने पर आपकी परसेंट बनी थी 70, सपोज दैट। तो 70% आने पर आपके जो नंबर आए वो आ गए 420 आए, सपोज दैट। 70% बनने पर अगर किसी बच्चे की परसेंट जो बन रही है उसमें 13% बनी सपोज, तो उसके नंबर कितने आएंगे ये पता करना हो आपको। तो देखो परसेंट की वैल्यू है और आपको परसेंट की ही वैल्यू पूछेगा, या बता सकते हो आप इससे। तो हम क्या करेंगे कि जिसका मान पूछा जाए वो ऊपर 13%, जिसकी वैल्यू दे वो नीचे 70%, और उसका मान इंटू है 420। चूंकि इसलिए से ही मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। सॉल्व करोगे, परसेंट से परसेंट, 0 से 0 और 7 छिकी 42, तो 13 छिकी 78। ये उसके नंबर आए होंगे अगर उसकी 13% बनी है तो। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या बताया है एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। बताइए जरा आप मुझे कि जिसका मान पूछा जाए वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो नीचे, और गुणा में उसका मान, नीचे वाली वैल्यू का। और इसी चीज से आप बहुत सारी चीजों को क्लियर करोगे, हर जगह पे क्लियर करोगे, और लगभग सारे पैटर्नों में यही चीजें चलती हैं।
इसलिए चूंकि इसलिए को डायरेक्ट पढ़ के चलना है हमें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये इसका डिटेल तरीका था। ये चूंकि इसलिए वाला था। चूंकि इसलिए वाले को मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया कि इसको डायरेक्ट याद रखना है, ध्यान रखना है। ज़्यादातर सवालों में यही यूज होगा। ओके, और फिर इससे बहुत सारी चीज़ें हम निकाल के चलेंगे। तो चलिए आज अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस चलेगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि आज मैं कम से कम 2 तो ये हो गए और 20 क्वेश्चन और करा दूं। तो इस तरीके से अपन 40 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे आज। ठीक है, आपको बने रहना है और जितनी ज़्यादा हो सके उस वीडियो को शेयर करना है, जिससे सभी लोगों को फायदा मिल सके इस चीज़ का। तो चलिए आज नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इसी चीज़ की प्रैक्टिस होगी आज, जिससे नए पैटर्न के क्वेश्चन फिर कल लेके आऊंगा मैं आपके लिए। लेकिन आज इसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन घूम के आ सकता है और कैसे कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब अपन आते हैं। यहां स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए 21 नंबर हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। मतलब कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अब देखो बहुत सिंपल से आपके आए हुए क्वेश्चन से सारे सॉल्व करते हैं। आ जाओ, कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़का हैं। अब लड़के अगर 60% हैं तो टोटल स्टूडेंट तो 100% ही माने जाएंगे। अगर बॉयज 60% हैं, बॉयज जो है वो 60% हैं, तो जो गर्ल्स होनी चाहिए वो 40% होनी चाहिए। बताइए आप, कहा जा सकता है बिल्कुल। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या 972 है। अब गौर करें, लड़कियां परसेंटेज में कितनी है 40% और वैसे कितनी है संख्या में 972। मतलब जो वैल्यू परसेंट में 40% है वो रियल में 972 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40% की जो वैल्यू है वो 972 काउंट की जाएगी। मतलब ये वैल्यू परसेंट में इतनी है और संख्या में इतनी है। तो 40% का मान कितना बोला जा सकता है 972। यस, आपसे पूछा उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। कुल विद्यार्थी नहीं पूछा, कुल लड़के पूछे। तो लड़के तो 60% ही हुए ना। अब कुल विद्यार्थी पूछता है तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों काउंट होंगे तो वो 100% हो जाते। तो हमें बॉयज ज्ञात करने हैं और मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि 60% का मान ज्ञात करना और 40% की वैल्यू दे रखी है। तो क्या समझाया था कि जिसका मान पूछे वो ऊपर और जिसकी वैल्यू दे वो नीचे और गुणा में उसका मान। तो अब बताओ क्या आएगा। 60% को ज्ञात करना है तो वो ऊपर आ जाएगा, 40% की वैल्यू दे रखी है तो 40% नीचे आ जाएगा और इनटू में 972। बोलिए, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काट लेते हैं परसेंट से परसेंट, 0 से 0। अब 4 से इसको काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 17 हो गए, 4 चौके 16, 1 बच गया, 4 दिया 12, 243 बार की कैंसिल हो गया इससे। अब 243 का गुणा 6 से करना है तो कितना आ जाएगा बताओ। 6 दिया 18 का 8, 6 चौके 24, 24 और 1 25 और 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। तो 1458 जो है वो कौन है, बॉयज हैं। और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो अगर आपसे इसी में ये बोला जाए कि जैसे इसमें तो बॉयज पूछे हैं केवल, अगर आपसे ये कह देता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो जो कुल विद्यार्थी हैं वो तो 100% हो गए ना, बॉयज एंड गर्ल्स। तो कैसे निकालते, अगर टोटल स्टूडेंट पूछता है बच्चे तो 100% का मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करना है वो ऊपर, अब जिसकी वैल्यू दे रखी हो 40% की दे रखी है वो नीचे। और आप देखें कि परसेंट की वैल्यू देके परसेंट की ही वैल्यू ज्ञात कर रहा हूं और इनटू में हो जाएगा 972।
अगर टोटल पूछता तो, बाकी यहाँ पे बॉयज पूछे गए तो आपका आंसर इतना है बॉयज का, ठीक है। अगर पूछता है तो परसेंट से क्या हो जाता, परसेंट, जीरो से फिर से वही जीरो, और 4 से अभी हमने इसको काटा है 243 टाइम, मतलब 243 बार, ठीक है। 243 का गुणा 10 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2430, अगर टोटल स्टूडेंट पूछे होते तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपसे पूछा गया केवल बॉयज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी इसको रफ कर देता हूं और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, देखिए जरा 22 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितना है, यानी प्रति महीना। तो उसका व्यय प्रति महीना हमें ज्ञात करना है। देखिए आपने किया होगा, करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। देखिए कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, 66 सही 2/3%, तो ये तो है उसका खर्चा। मैं लिख देता हूं यहां, अगर 66 सही 2/3% खर्च है उसका, तो बाकी की क्या होनी चाहिए, बचत। अब बाकी की बचत कैसे निकालें, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इसको 100% में से इसको घटाएंगे, बिल्कुल घटाना चाहिए, और घटता भी वही है। कैसे, 100 माइनस में, वैसे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगी इसकी, लेकिन आएगा कैसे वो समझो। 100% में से 66 सही 2/3 को सॉल्व करें इसको, तो 66 गुणा 3 ये हो जाएगा 198, और 2 कितना हो जाएगा 200, 200 बटे कितना आ जाएगा 3, ऐसे घटता है ये। अब 3 का गुणा 100 से होगा 300, 300 में से 200 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, और बटे में क्या आ जाएगा 3, और 100/3 को जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही चीज जो अभी मैं बोल रहा था। तो इसको डायरेक्ट कैसे करना होता है, आप डायरेक्ट ऐसे किया करो कि 100 में से 66 को घटाओ 34 आता है, लेकिन भाई ये भी तो है, तो एक कम कर दो, कितने रह गए 33। अब 3 में से 2 तो यूज हो रहा है, इसका मतलब है 2/3 का मतलब है 3 में से 2 यूज होना, तो कितना बच गया 1, तो 1/3 बच गया है और 2/3 यूज हो रहा है, तो ये बच जाता है, बचत हो जाती है 33 सही 1/3%। बात आई समझ में कि नहीं है। ऐसे डायरेक्ट घटा सको तो वो बहुत बढ़िया, नहीं घटा सको तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे इसके अभी बहुत पैटर्न है, उस तरीके से अपन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो ये बचत है, ये खर्चा है। इसको लिखना चाहो तो 100/3% बोल सकते हो, और इसको बोलना चाहे तो 200/3% बोल सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3 खर्च करता है, वह प्रति महीना या प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। तो 1200 रुपये क्या है, खर्च या बचत, साफ साफ लिख रहा है बचत है, और बचत परसेंटेज में कितनी है 33 सही 1/3%, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि 100/3%, ये बचत है, और बचत जो परसेंट में इतनी है वो रियल में कितनी है 1200 रुपये। तो हम क्या बोलेंगे कि 100/3% की वैल्यू 1200। आपसे क्या पूछ रहा है, तो उसका व्यय प्रति महीना कितना है, व्यय मतलब खर्च, तो खर्चा जो है वो 200/3% ही तो है ये, तो वो पूछा है। तो इसकी वैल्यू देके इसकी वैल्यू पूछ रहा है, परसेंट की वैल्यू देके परसेंट की वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे, अभी सिखाया है कि जिसका मान पूछा जाएगा वो कहां आएगा, ऊपर 200/3%, जिसकी वैल्यू दे वो कहां आएगी, नीचे, नीचे कितनी आ जाएगी 100/3%, और गुणा में हो जाएगा उसका मान, इसका मान कितना दे रखा है 1200। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको चाहो परसेंट से परसेंट काट लो, ये लीजिए। आपको डायरेक्ट अगर काटना आता है कि पहले से तीसरी संख्या कटती है और दूसरे से चौथी संख्या कटती है, तो डायरेक्ट काट दो। अगर नहीं भी काटना आता है तो नीचे वाली संख्या कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पलट जाएगी नीचे वाली संख्या, ऐसे। तो कैसे लिखते हैं उसको, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, 200/3 गुणा में हो जाएगा 3/100। मैं हर एक बात इसलिए बता रहा हूं कि जो ये वीडियोस बनाई जा रही हैं वो उस टाइप के बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो बिल्कुल शुरुआत करते हैं या जिनका मैथमेटिक्स कमजोर होता है।
इसीलिए मैं एक एक बात समझा रहा हूं जिससे दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे जरूर बोलना, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। देखिए 200/3 एज इट इज, नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई तो पलट जाती है 3/100, और गुणा में जो है ऑलरेडी वो 1200 यूं की त्यों रहेगा। ओके है, यहां से काटना चाहते तो यहां से भी काट सकते थे, 3 से 3 कट जाता, 2 जीरो 2 जीरो, ऊपर 2 बचता, 2400 आ जाता। लेकिन मेरा लाना आंसर जरूरी नहीं है, आपका लाना जरूरी है। आइए, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1200 गुणा 2 से होगा कितना हो जाएगा 2400। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बाकी इसको ये तो ऐसे किया है हमने, अब इसको अपनी समझ से कैसे करें, समझ अगर लगानी हो तो देखो, अगर मैं बात करूं कि बचत आपकी जो है, देखो ये तो ये भी ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि इसमें परसेंटेज इस तरीके से दिए गए। अगर देखा जाए कि 100/3% का जो मान है वो 200 है, सॉरी 1200 है, ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो 200/3% की। तो अगर आप गौर करके देखें, क्या गौर करके देखें कि ये वाली जो वैल्यू है वो इससे डबल है, 2 का गुणा ही तो हो रहा है इसमें। देखो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 200/3 ही तो बन जाएगा, तो एक तरह से ये दुगना ही तो हो रहा है। अगर ये दुगना है तो संख्या भी तो दुगनी होनी चाहिए, तो दुगनी होने पर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1200 गुणा 2 बराबर 2400। ये भी बात आप यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है फिर आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। ये भी और ये भी आना सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, क्योंकि जरूरत हमें कभी इसकी भी पड़ती है और कभी इसकी भी पड़ती है। हर वैल्यू इस तरीके से दुगनी नहीं हो पाती है, तब दिक्कतें आती हैं, तब फिर हमको इसको यूज करना पड़ता है। इसलिए हर चीज का जरूरी है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे बताना है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, 2400, यानी सेकंड ऑप्शन। ओके है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, खर्च और बचत तो हो गए हैं। तो चलिए अब फिर से कमाते हैं कुछ। आए देखें, क्वेश्चन नंबर अभी आएगा 23 नंबर क्वेश्चन आएगा, और ये रहा, इफ x is 80% ऑफ y, तो पूछ रहा आपसे व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, यानी यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। अब ये बातें तो आपको पता होगा यहां से, तो x का कितना प्रतिशत y है, ये वाला जो बताया था, जैसे मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ है को, तो ये चीजें मैंने आपको कल समझाई थी कि x y का 80% है। अगर मैं इसको लिखूं कि x y का, क्या मैं 80% को 80/100 बोल सकता हूं? क्या मैं 80% को 80/100 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ये बोल रहा है कि x y का 80% है। तो कल क्या समझाया था मैंने समझाया था कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे स्टेटमेंट में जिसके पीछे का आता है वो संख्या कहां रहती है, नीचे। तो इसका मतलब का किसके पीछे आ रहा है, y के, तो y कहां रहेगा, नीचे। तो y का मान तो है 100 और x का मान माना जाएगा 80। तो इसकी वैल्यू क्या क्या बनेगी, x और y की, बताएं मुझे। और ये रेशियो की वैल्यू होती है, आप चाहो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो ऐसे रहने दो। तो y की वैल्यू तो हो गई 100 और x की वैल्यू हो गई 80। ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, परसेंटेज में शो करना है। किसको, किसके लिए, y को शो करना है x के लिए, यानी x का, तो जिसके पीछे का आएगा वो कहां होगा, नीचे। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो y ऊपर, x कहां, नीचे, और गुणा में क्या हो जाएगा 100। और जैसे 100 का गुणा कर दिया हमने किसी भी संख्या में, बाद में हम उस पर लगा देंगे परसेंट। क्लियर है ये बात। अब इसमें वैल्यू रखनी है बस, और क्या करना है। तो देखिए y की वैल्यू तो 100 है, x की वैल्यू कितनी है 80, और इनटू में क्या है 100। काट दें तो देखिए 0 से 0, 2 से काट दो 4 बार, और 2 से काट दो 5 बार, और फिर 4 से कट जाएगा ये 25 बार। तो 25 पंजे 125, और लास्ट में इस पर क्या लगेगा, परसेंट। तो इसका आंसर कितना आ गया बताएं, 125%।
कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये कल जो सवाल कराए थे यानी पिछली वीडियो में जो है ये वही क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसको मैं रफ कर देता हूं जी। इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। मतलब यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है तो ए का कितने प्रतिशत बी। ये तो हमने कल कराया था यार, ये बिल्कुल कल कराया था, ये मतलब पिछली वीडियो में है। और जिन बच्चों ने नहीं देखी तो वो इसको करने की कोशिश करें, मेरी तरफ से उनके लिए ये होमवर्क में है। और इसका आंसर बताना, अगर मैंने करा दिया तो ठीक है, और नहीं कराया है तो आपको करके बताना है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 25 क्वेश्चन देखिए। गिवन दैट 10% ऑफ ए इज इनकम is equal to 50% of B's income is equal to 20% of C's income। कह रहा है if sum of their income is Rs 7-800 then B's income is। मतलब दिया है कि A की आय का 10% बराबर B की आय का 15% बराबर C की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो B की आय क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। देखते हैं क्या लिखा है। ए का 10%, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, का मतलब गुणा होता है, डायरेक्ट लगा देता हूं। ए इंटू 10% कह रहा है बी की आय का 15% बराबर है 15% बराबर है सी की आय का 20%। ये लीजिए, ठीक है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो बी की आय क्या होगी। देखो कुल आय का योग 7800, तीनों की कुल आय, टोटल इनकम जो है तीनों की वो 7800 रुपये है। तो आपसे क्या पूछा गया है? बी की आय। ये वैल्यू ज्ञात करनी है, सॉल्व करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हल्की सी रेशियो की नॉलेज है आपको। कैसे? अब ये संख्याएं ऐसे बराबर में लिखी हुई हैं, तो बराबर में चाहे 2 पद हो, चाहे 3 पद हो, चाहे 4 पद हो, चाहे 5 पद हो, चाहे कितने भी पद हो, इस तरीके से हम उनमें से कॉमन चीज सभी को काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे परसेंट 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 तीनों में से कटेंगे, 4 होते तो चारों में से कटते। ऐसा नहीं है कि ये परसेंट तो इस परसेंट से काट दिया, ये किससे काट दिया। ये अनुपात में बनता है, इसलिए हम इन सब कॉमन जब बराबर होते हैं तो सभी को कॉमनली काट सकते हैं। संख्या भी कट रही है, देखो 5 से तीनों कट रही हैं, तो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार और 5 से कट जाएगा ये 4 बार। तो देखिए क्या क्या बचा। 2a बराबर आ रहा है 3b बराबर आ रहा है 4c आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए? इनकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। आपके लिए ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट बोल दो कि a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान 4 है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब इनसे अनुपात बनेगा, और जिस बच्चे ने रेशियो पढ़ रखा है, अनुपात पढ़ रखा है, उसको पता है। लेकिन मैं यहां पे डायरेक्ट बता रहा हूं कि इस तरीके से जब भी बराबर में लिखी हो संख्या तो उनका अनुपात कैसे निकालते हैं। देखिए ए का, बी का और सी का कैसे निकालेंगे। जब बराबर में लिखी हो तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, तो जिसका मान निकालना है, जैसे ए का मान निकालना है तो ए वाले पद को छोड़ दो, बाकी शेष पद जो हों, अब शेष पद कौन कौन से हैं? बी और सी। उनमें जो संख्याएं हैं उनका गुणा कर दो, तो 4 का गुणा 3 से होगा तो क्या हो गया? 12। तो ए की वैल्यू रेशियो में मानी जाएगी 12। क्लियर? इसी प्रकार अगर आपको बी का मान निकालना है तो बी को छुपा लीजिए या छोड़ दीजिए, बाकी शेष पद हों, अब शेष पद कौन कौन से हैं? ए और सी, उनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो 2 चौके 8, ये हो गया। सी का मान निकाला है, सी को छुपा लीजिए, बाकी शेष पदों में जो संख्याएं हों उनका गुणा कर दो। शेष पद कौन कौन से? ए और बी। संख्याएं कौन कौन है? 2 और 3, कितना हो गया? 6। बात आई समझ में? नहीं आई? अब ये रेशियो बन गया। अब प्रॉपर रेशियो पूछा जाए तो इसको काट लो, अगर कट रहा है तीनों में कॉमन चीज, क्योंकि अनुपात में कॉमन चीज सब में से कटती है। अब ये 2 से कॉमनली कट रहा है सबसे, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, और अगर नहीं भी काटोगे तब भी इस जगह काम कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रॉपर अनुपात पूछा जाए जब तो काटना जरूरी होता है, लेकिन जब अनुपात पूछा ही नहीं है तो फिर हम अनुपात बना के ही क्यों करें। अब इसको तो आप 2 से मल्टीप्लाई और कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं चलो छोटा कर देता हूं आपके लिए, 2 से 6 बार, कॉमन संख्या सारी कट जाती हैं, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, रेशियो बन गया। अब ये जैसे अपन ने सुना होगा आपने कि परसेंटेज वाला रूप है, ये अनुपात वाला रूप है, ठीक है, और ये मेन रूप होता है ये संख्या का। अब ए की इनकम अनुपात में कितनी है 6, बी की इनकम अनुपात में कितनी है 4 और सी की कितनी है 3। अनुपात वाला पैटर्न क्या है, अनुपात वाली बात क्या है, ये सारी चीज सीखनी है आपको। अनुपात वाली वही बात है जो आप 10वीं में पढ़ते थे, जैसे ग्राफ पढ़ते थे ना, याद है आपको, ग्राफ वही चीज है ये। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं ना, ग्राफ यहां पर, ग्राफ कैसे बनेगा, अगर एबीसी की इनकम का ग्राफ बनाना है ऐसे, तो ऐसे बनाते थे यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ले लो, भले काफी इतना 6। तो ए की इनकम, ये बी की इनकम और ये सी की इनकम। तो ए की इनकम 6 के ग्राफ में है या रेशियो में है, तो हम 6 तक चले जाएंगे, जैसे यहाँ तक 1 2 3 4 5 6। बी की इनकम 4 के ग्राफ में, 4 तक ले लो, ये आगे जाओ। और सी की इनकम 3 के ग्राफ तक है, 3 के ग्राफ तक ले लो। तो ग्राफ में इस तरीके से शो करते थे, याद है आपको। वही चीज यहां है कि जो चीज ग्राफ में कितनी है 6 है, बी की इनकम ग्राफ में कितनी है 4 है और सी की इनकम ग्राफ में कितनी है 3 है। तो ग्राफ की इनकम मान सकते हो आप इस चीज को अनुपात की इनकम, तो रूप अलग हो गया। तो तीनों की इनकम ग्राफ में कितनी बैठ रही है, 6 और 4 10, 10 और 3 13। ग्राफ यानी अनुपात बोल सकते हो इस जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनुपात में तीनों की इनकम 13 है, अनुपात में कह लो या ग्राफ में कह लो है, या परसेंट में कह लो, कोई दिक्कत नहीं इस जगह पे। रूप अलग है लेकिन इसका ये संख्या नहीं है बल्कि अनुपात की वैल्यू है। ओके, और जैसे परसेंट की वैल्यू अलग होती है, संख्या अलग होती है, वैसे ही अनुपात की वैल्यू अलग होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक मार्कर की कीमत आपको पता है तो 20 मार्कर की कीमत आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपको ऐसे एक अनुपात की वैल्यू पता चल जाए कि ऐसा एक अनुपात किसके बराबर है, तो ए की इनकम भी बता पाओगे क्योंकि उसकी इनकम 6 के अनुपात में है, बी की इनकम भी बता पाओगे और सी की इनकम भी बता पाओगे आराम से। तो आइए, तीनों की इनकम अनुपात में 13 है और रियल में 7800 है। तो जो चीज अनुपात में 13 वो रियल में 7800, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा 13 अनुपात 7800 रुपए को बता रहा है। तो इस हिसाब से ऐसा एक अनुपात किसको बताएगा, 13 का भाग लगेगा और 13 का भाग दूंगा इसमें, तो 13 छिकी 7800। तो ऐसा एक अनुपात 600 रुपए के बराबर है। देखो आ गया ना, एक अनुपात की कीमत आ गई, 1% की कीमत आ गई, एक ग्राफ की वैल्यू आ गई, कुछ भी कह लो इस तरीके से आप। तो एक ग्राफ या एक अनुपात 600 रुपए के बराबर है, तो आपसे बी की इनकम पूछ रहा है। अब बी के पास ऐसे कितने ग्राफ हैं, 4। तो जब एक ग्राफ 600 रुपए का है तो भैया बी के पास तो ऐसे 4 ग्राफ हैं, 4 अनुपात है, तो बताओ बी की इनकम कितनी होनी चाहिए। इस हिसाब से बी की इनकम होनी चाहिए 6 चौके 2400। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक ये बात समझ में आई होगी। अब देखो ये चीजें बड़ी इसलिए लग रही हैं कि अभी आप सीख रहे हो, लेकिन जब सीखने के बाद इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है तो बहुत फास्ट और बहुत छोटा रूप में हो जाता है इन चीजों का। तो सीखने तक तो ये बड़ी ही लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जिस तरीके से परसेंटेज की बात समझ में आई, वैसे ही ग्राफ की भी यानी अनुपात की भी वैल्यू समझ में आई होगी। और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस चीज को अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा पूरा। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं आता है दोबारा रिमाइंड करके देख, और हम चलते हैं आगे। रफ कर देता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है भाई, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा, वीडियो भी थोड़ी सी लंबी बनेंगी, लेकिन इतनी भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं कि बोरियत महसूस होने लग जाए। देखिए जरा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 लिखा हुआ है कि P is 6 टाइम as Q, the percent Q is less than P as H। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, देखो ये 26 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें इंग्लिश की भाषा अलग है और हिंदी की भाषा अलग है। ठीक है, अगर इंग्लिश से बात करूंगा तो इसका अर्थ जो है वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो सब जो देखिए यहाँ पे जैसे एक गुना बोला ना, और जब एग्जाम जब देते हैं तो उसमें यही लिखा जाता है लास्ट में कि अगर कोई भाषा का दिक्कत आती है तो उसकी इंग्लिश के जो लैंग्वेज है उसको ही प्रीफर किया जाएगा, उसी को सही माना जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को करें
कि P Q से 5 गुना बड़ा है। देखिए P Q से 5 गुना बड़ा है, तो वैसे तो देखो जैसे Q से 5 गुना बड़ा, ये 1 है तो ये 5 गुना हो जाता है, इसको बोलते हैं 5 गुना ओनली, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि P। इसका आंसर गलत है, इसमें ऑप्शन में गलत लगा हुआ है, वो इसका कारण है मैंने खुद नहीं रखा इस चीज को। वैसे अगर 5 गुने बड़े की वजह से करूं तो इसका आंसर 83 सही 1/3% आता है, और इससे करता हूं 5 गुने से केवल तो 80% आता है। वो कैसे आता है वो समझिएगा, ठीक है। अगर ये लिख रहा है, देखो इसमें लिखा हुआ P इज 6 टाइम एज Q, मतलब P Q से 5 गुना है। बड़े का यहां कोई शब्द नहीं है, वैसे तो बड़ा ग्रेटर ले सकते हो, ठीक है, मोर देन ले सकते हो, इससे वो सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन इंग्लिश में कहीं लिखा तो नहीं। तो इसका अर्थ केवल इतना निकलेगा कि P Q से 5 गुना है। तो P Q से 5 गुना है तो भैया 5 अनुपात कितना हो गया 1। ओके, और अब पूछ रहा है कि Q P से कितने प्रतिशत कम है। तो दो मानों में, दो संख्याओं में, दो वैल्यूओं में कभी भी परसेंटेज कमी निकाली जाए तो कैसे निकालते हैं, देखो यहां लिख देता हूं मैं। दो संख्याओं में परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि कैसे निकाली जाती है वो समझिए। निकाली जाती है उन दोनों संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस बटे में बड़ी संख्या और गुणा 100, और लास्ट में जब भी जैसे 100 का गुणा कर रहा हूं तो वैल्यू आएगी उसमें परसेंट लगता है, ध्यान रखना है, वो मैंने यहां लगा दिया है। ओके, कमी निकाले तो नीचे आती है बड़ी संख्या, और वृद्धि निकालो आप परसेंटेज वृद्धि, दो संख्याओं में दो मानों परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज अधिकता, कुछ भी, तो निकाला जाता है अंतर बटे में छोटी संख्या और गुणा में 100। जैसे 100 का गुणा होगा उसमें परसेंट लग जाएगा। मुझे यहां तक आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आई और आपको भी नहीं आनी चाहिए। तो देखो अब P का मान कितना है 5, Q का मान कितना है 1। अब कह रहा है Q P से कितने परसेंट कम है, तो देखो परसेंटेज कमी पूछ रहा है, तो ऐसा मत कह देना कि Q P से 4 कम है तो 4% की कमी आ गई, ऐसा नहीं होगा। तो परसेंटेज कमी कैसे निकालोगे दो मानों में, ये निकलेगी उनका अंतर बटे में, मैं पूरी बात लिख रहा हूं, बड़ी संख्या और गुणा में 100। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है 4, बटे में बड़ी संख्या क्या आ गई आपके लिए 5 और गुणा में 100, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 20 बार और 20 चौके 80, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 80%। बात आई समझ में कि नहीं आई, तो यहाँ पे 70% की जगह आप 80% इस चीज को बना सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है सभी को अच्छे से। लेकिन अब जैसे यहां पे इस शब्द का अर्थ अलग ले लेता, और होता है ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इस चीज में बन जाती है बातें। अगर ये बोल देता कि P Q से 5 गुना अधिक है या P Q से 5 गुना बड़ा है, और यहां इंग्लिश में भी लिख देता कि P इज मोर देन 6 टाइम एज Q, ऐसे लिख देता। तो मोर देन 6 टाइम, सॉरी यहां तो अलग लिखा है P इज 6 टाइम एच Q। ओहो, ये देखिए यहां पे अलग आ गई बात कि P इज 6 टाइम एच Q, मतलब और यहां 5 गुना लिख दिया है ना, तो ये है, तो यहां पे 6 नहीं है बल्कि 5 लिख लीजिए इस जगह, ये ओके, P इज 5 टाइम एच Q, और यहां लिखा हुआ P Q से 5 गुना बड़ा है, और यहां पे 6 टाइम बोल रहा है, तो देखो दोनों बातों में हो गया, 5 गुना बड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही ले लिया अब इसने कि 5 गुना बड़ा है और 6 टाइम है, तो उसके हिसाब से भी इसका जो आंसर आना चाहिए वो 83 सही, 83 1/3% आना चाहिए, अगर ये बिल्कुल सही है तो। और 5 गुना के हिसाब से ले रहा था तो अलग है। देखो अब 5 गुना बड़े का अर्थ यही ले रहा है जो मैं कह रहा था आपसे, कैसे कि P Q से 5 गुना बड़ा है। अब उस चीज को इंग्लिश में क्लियरिफाई कर दिया कि P इज 6 टाइम एज Q, मतलब 6 गुना है। तो देखो Q 1 है तो Q P हो गया 6। अब क्यों हो गया 6, 5 गुना बड़ा हो गया ना, कैसे बड़ा हो गया 5 गुना बड़ा, कि Q 1 है तो इसका 5 गुना कितना हुआ 5। अब 5 तो गुना बड़ा है तो 1 तो ये है ही, और 5 गुना बड़ा हो जाए तो कितना हो गया 6। आया कि नहीं आया, तो इसका जो अर्थ निकल रहा है, इससे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 5 समझ रहा था मैं इस चीज को, तो ये 5 गुना बड़ा है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 80% नहीं बल्कि 83 1/3% आना चाहिए।
ठीक है, ये अगर यहां पे भी 5 टाइम होता तो ये आंसर होता 80%। ओके, देखिए कैसे कि पी क्यू से 6 टाइम है या 5 गुना बड़ा है, तो उसका अर्थ ये निकलेगा। अब तो दो मानों परसेंटेज कमी निकालनी है, तो परसेंटेज कमी कैसे निकालेंगे? उनका अंतर मैं लिख देता हूं दोबारा से, अंतर बटे बड़ी संख्या और गुणा 100। बताओ अंतर कितना है? 5, बड़ी संख्या क्या है? 6, और गुणा क्या हो जाएगा? 100। क्लियर है यहां तक? अब देखिए काटते हैं 2 से 3 बार और 2 से 50 बार। 5 25, 250 बटे 3 का भाग देते हैं। 3 अट्ठे 24, कितने बच गए? 1, 10 0 ताली 10 हो गए। 3 तिया 9, कितना बच गया? 1। अब जो लास्ट में रिमेनिंग वैल्यू होती है यानी जो बच जाता है उसे हम रखते हैं ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहे हो जिससे आप भाग दे रहे हो वो रखते हैं नीचे। तो इसकी वैल्यू क्या बनी? 83 1/3%, या 83 सही 1/3%। तो इसका आंसर जो 88 है ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे, ये 83 होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ओके, और अगर ये इसका क्वेश्चन का आंसर तो ये है, ये वाला राइट। लेकिन अगर केवल ये कह देता कि 5 गुना है केवल, तो इसका आंसर क्या होता? 80%। फिर ऑप्शन होता है बी, सेकंड ऑप्शन। ओके है? अगर कोई भी फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दो संख्याओं में कैसे निकाली जाती है परसेंटेज कमी? जब भी दो मानों निकालनी हो तो उनका अंतर बटे में बड़ी संख्या और गुणा में 100। और परसेंटेज वृद्धि कैसे निकाली जाएगी? अंतर बटे छोटी संख्या और गुणा में 100। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये लाभ हानि के हैं। ये लाभ का है, ये हानि का है। जब प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाऊंगा तो यही चीजें बताऊंगा आपके लिए, कोई नई चीज नहीं है। फर्क इतना है बस इस चीज को, यहाँ पे लाभ और हानि नहीं आती, वो संख्या आती है, इसलिए उसको डायरेक्ट लिख लिया जाता है। ओके है? आगे भी जरूरत पड़ेगी और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में भी दूंगा और आपको करके भी बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर इसका आंसर ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बताइएगा मुझे। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए इनको मैं यहां लिखे रहने देता हूं या रफ कर देता हूं। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 देखिए। हाँ, हाफ ऑफ 1%, तो आपसे पूछा है रिटन एज ए डेसिमल इज, मतलब 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से है, आप सभी लोग कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताइए? अगर नहीं कर सकते हो तो मैं बता देता हूं। चलो बता ही देता हूं। 27, नहीं यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके लिए दूं ये होमवर्क, मैं दे देता हूं होमवर्क में, करके दिखाना है। आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन था, ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको हल्के मत लेना कि इन क्वेश्चनों को बिल्कुल शुरुआत 0 से है, लेकिन टॉप लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वेट करें, धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चन आते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, लिखा है, सिंपल सा है कि इफ 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी, देन आपसे पूछा है 2a माइनस के 3b अपॉन में a प्लस बी इज, यानी यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस के 3b अपॉन में a प्लस बी का मान क्या होगा? सिंपल सा है, सिंपल सा है। देखिए 28 बताएं, ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%। तो आपसे वैल्यू पूछी है 2a माइनस के 3b अपॉन में a प्लस बी, इसका मान पूछा है। अब देखें आप, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, और इसकी वैल्यू कब आ सकती है? जब आपको a और b का मान पता हो। और a और b के मान कहां से पता होंगे? यहां से। तो यहां से कैसे पता करें? देखिए सॉल्व करते हैं इसको यहीं से। तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? परसेंट से परसेंट काटा जा सकता है। ठीक है, 0 से 0 काट लो, चलो बाकी तो 20 दूनी 40, 20 से 60 काट सकते थे। 2 से काट लो, अब 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। ओके, बताएं मुझे 2a प्लस के 2b
2 का गुणा ए से भी होगा और बी से भी होगा, तो 2a प्लस 2b बराबर 3a, 3 का गुणा ए से भी होगा बी से भी, 3a माइनस के 3b। ओके है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब a एक साइड कर लेते हैं और b एक साइड कर लेते हैं, तो देखिए कैसे होगा, 2a इधर प्लस के है, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी संख्या इधर से उधर जाए या उधर से इधर आ रही है तो प्लस की होगी तो माइनस की, और माइनस की होगी तो प्लस की। 2a इधर प्लस के हैं, इधर आके माइनस के भेज रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है 3a को भी ला सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ज्यादा है, ये छोटी संख्या है तो मैं छोटी को बड़ी की तरफ लेके जा रहा हूं। तो ये 3a में से 2a जाएगा तो केवल क्या बचेगा, एक a को केवल a लिखो या एक a लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 3b इधर किसके हैं, माइनस के, इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 3b प्लस के 2b ये हो जाएगा 5b। यस, अब देखो वो वाली स्थिति आ गई, a का मान 1 मत बोलना, a का मान कितना होगा 5 और b का मान कितना होगा 1। मैं लिख देता हूं यहां a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 1। ओके है यहां तक, चलिए अगर है तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए अब इसमें, और वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू 5 है, तो बताना जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस में b की वैल्यू कितनी है 1, तो 3, 3 एकम 3 बटे में a का मान 5 प्लस 1 ऊपर जाएगा, अगर मैं कहता हूं 10 में से 3 गए तो बचेंगे 7 और नीचे बचेगा 5 और 1 6। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल सा, और इसका आंसर हो गया 7/6। बताइए अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताते चलिएगा, और दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मज़ा तो आने वाला ही है और आएगा भी, तो धीरे धीरे अपन स्टार्टिंग चलते चली जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं अभी, देखिए अब आएगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन है, और ये आ गया 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए देखिए हिंदी में पढ़ूं इंग्लिश में पढ़ूं या दोनों में चलने दूं, दोनों में चलने देते हैं, क्योंकि देखो अपन बाईलैंग्वेज तो पढ़ा रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, मदर टंग देखो सभी की हिंदी ही है, तो अपन नॉर्मली समझ सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रहा हूं, फिर भी दिक्कत आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि बाईलैंग्वेज में पढ़ा सकूं, ओके। बाकी सभी टीचर इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती है। लिखा है 30% ऑफ एम्प्लॉयज पे टैक्स इन द ईयर 2008, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज आर 20,700। तो पूछा गया आपसे द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज, मतलब कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी में, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं, तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो गौर करने वाली बात है, ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, और वाकई में लग भी ऐसा ही रहा, इतनी बड़ी भाषा है तो क्या होगा इसमें, 2008 दे दिया, इतनी बड़ी भाषा दी, कर्मचारी दे दिया, एम्प्लॉयज दे दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है कि कितनी सिंपल सी बात है कि अगर 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, टैक्स पेयर जो है, क्या है टैक्स पे, टैक्स पे जो है वो तो है 31%, यानी 31%, तो बाकी के जो होंगे वो नॉन टैक्सेबल होंगे ना, नॉन टैक्स, अपन नॉन टैक्स ही लिख लेते हैं अपन इस चीज को, कि जो टैक्स नहीं दिया है जिन्होंने, उस चीज को नॉन टैक्स पेइंग जो कर्मचारी हैं वो हो गए। तो 31% अगर कर्मचारी टैक्स पे कर रहे हैं तो नॉन टैक्स पे जो हैं वो कितने होने चाहिए आपके लिए, बता दीजिए मुझे। 69% होना चाहिए। अब सोचें आप, टैक्स पे जो है या टैक्स पेयर जो है वो तो है 31%, और नॉन टैक्स पेयर जो है वो है आपके लिए 69%, 69%। तो देखो जो नॉन टैक्स पेयर है वो परसेंटेज में 69% है, और कर न देने वाले शेष कर्मचारी नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज जो हैं वो है 20,700। तो जो
परसेंटेज में 69% हैं, वो रियल में कितने हैं? 20,700। बोलिए है या नहीं है? तो मैं क्या कहूंगा कि जो परसेंट में 69% है, 69% है, वो रियल में जो है वो है 20,700। बोलिए है या नहीं है? तो अभी सिखाया था कि 69% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की कितनी होगी, कि 12% की कितनी होगी, कि 13% की कितनी होगी। सीखे थे ना अभी कि परसेंट की वैल्यू देकर परसेंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, अनुपात की वैल्यू देकर अनुपात की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, संख्या की वैल्यू देकर संख्या की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ग्राम की वैल्यू देकर ग्राम की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, केजी की वैल्यू देकर केजी की कर सकते हैं, पैकेट की वैल्यू देकर पैकेट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके, तो आपसे कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी है। अब कुल कर्मचारी तो ये सभी होंगे ना, टैक्स पेयर भी और नॉन टैक्स पेयर भी, तो वो तो टोटल 100% हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो टोटल कैलकुलेट करना है हमें, तो 100% का मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करना होता है वो परसेंट तो ऊपर, जिस परसेंट का मान दे रखा हो वो नीचे 69%, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 20,700। ठीक है, अब काटना पड़ेगा बस ये परसेंट से परसेंट। 69 से ये आराम से कट रहा है 3 बार, यानी 2 जीरो और 300 बार कट जाएगा, क्योंकि 69 गुणा 3 207 होता है, तो ये 300 टाइम हो गया। अब 300 को गुणा 100 से होगा, 3000 मत बोलना मेहरबानी करके, कितना आएगा? 30,000 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि ये बात बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आई होगी, और सारे क्वेश्चन ध्यान रखना आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन है, इसलिए उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। दिक्कत आए तो मुझे बोलना, मैं जरूर नई नई चीजें लेके आऊंगा, नए नए हर एक पैटर्न सवाल लेके आऊंगा, मैं एक भी सिंगल पैटर्न नहीं छोड़ूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बस बने रहना है, लाइक सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट वगैरह वगैरह बहुत अच्छे से भर दो मोबाइल को, इस तरीके से आना चाहिए जैसे मुझे भी पढ़ाने में आनंद आए। जाहिर सी बात है आनंद आएगा ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, मिटा देता हूं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, एक टीम ने 40 खेल खेले, दुनिया खेल खेल रही है, टीम का क्या मतलब है? एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। वाह! तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या है? देख रहे हो? तो तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? इंग्लिश में पढ़ते हैं। A team played 40 games is a session and won is 24 of them, यानी उनमें से 24 को जीत गई। तो what percent of games played did the team win? क्लियर है? मतलब 40 खेल खेले हैं, उसमें से 24 जीते हैं, तो जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें कुछ भी नहीं है। ये बात वही है कि जब हम 10th में एग्जाम टेस्ट होते थे, मतलब एक्सरे टेस्ट होते थे, तो अगर कोई बच्चा 10 में से और 7 नंबर ले आता है तो उसको कैसे लिखते थे? 7/10। इसका मतलब क्या होता था कि 10 में से 7 नंबर लेके आना। वही वाली बात है, अगर 40 में से 24 जीते हैं तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप कि 24/40, ऐसे तो लिखोगे। अब हमें इसको परसेंट में बदलना है, तो जीते हुए खेलों का कितना परसेंट है, तो गुणा में क्या हो जाएगा? 100। ये लीजिए, बस इतना ही तो करना है, कितनी छोटी सी बात है। सॉल्व करें? आप ही कर दोगे कि मैं करूं? लो, 20 दूनी 40, 20 से काट रहा हूं, अब 20 पंजे 100, और 2 से कट गया ये कितनी बार? 12 बार, और 12 पंजे 60। तो कितने परसेंट जो उसका रेशियो है जीतने का, वो है 60%। थर्ड ऑप्शन। मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, और भी आएगा मजा। जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स हमें समझ में आता है, और जैसे ही मैथमेटिक्स समझ में आने लग जाए तो हमारे को बहुत मजा आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपके लिए 31। चलिए, क्या लिखा है 31? यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या हुआ? यार ये मैं नहीं कराऊंगा, ये तुम्हें करना है, घर से करना है, मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। देखिए, ये मैं कराऊंगा, लेकिन बहुत सिंपल सा है, और कहते हैं ना एग्जामों में बहुत ज्यादा बड़ी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सिंपल ही आ रहे हैं,
और हमारे सिंपल क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है ढंग से, तभी तो दिक्कत आ रही है। तो देखिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपए हो गया है। 20% वृद्धि होने के बाद है ये 24,000 रुपए। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? ठीक है, देखते हैं। द एनहेंस्ड सैलरी ऑफ ए मैन बिकम्स 24,000 रुपए आफ्टर 20% इंक्रीजमेंट after 20% इंक्रीजमेंट हिज प्रीवियस सैलरी वाज। तो उसकी जो पुरानी इनकम है वो बतानी है वृद्धि से पहले। अब बताओ मुझे कि पहले अगर 100% वेतन था उसका, तो 20% वृद्धि होने पर उसका वेतन कितना हो गया? 120%। यस या नो? पहले 20% वेतन, सॉरी 100% वेतन था, अब वृद्धि होने के बाद उसका वेतन 120% हो गया। ओके, और वेतन वृद्धि होने पर वो कितना है? 24,000। तो ये जो वेतन है वो कब है? वृद्धि होने के बाद। और यहां वृद्धि होने के बाद परसेंट में कितना है? 120%। तो आप क्या कहोगे कि 120% की वैल्यू आप कहोगे 24,000 है। तो आपसे पूछ रहा है उसका पूर्व वेतन कितना था, तो पूर्व वेतन 100% ही तो था। तो हमें ये वाला वेतन ज्ञात करना है, पूर्व का वेतन। लिख देता हूं मैं, पूर्व वेतन। तो बताओ कितना हो जाएगा? 100%। इसका मान ज्ञात करना है। दे किसका रखा है? 120% का। तो मैंने बताया कि जिसका मान ज्ञात करना वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो नीचे, और गुणा में आ जाएगा 24,000। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। परसेंट से क्या हो जाएगा? परसेंट। जीरो से क्या कट जाएगी? जीरो। और 12 दूना क्या हो जाएगा? 24। तो भैया 200 टाइम ये कट गया, और ये आ गया 100 गुणा 200। 2,000 मत बोलना मेहरबानी करके, इसका आंसर आएगा 20,000। तो पहले वो कितना कमाता था? 20,000। उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो उसका वेतन हो गया 24,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल से क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। 32 तो देखो हो चुके हैं, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज 40 क्वेश्चन तक कराएंगे। तो देखते हैं, उसमें से 2-1 क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क में आ जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। लीजिए, ये रहा क्वेश्चन 33। देखो यहां तो संसद तक पहुंच गए भाई। चुनाव वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, बहुत अच्छे। उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? बहुत सिंपल सा है, इसी बेस पे हो जाएगा आराम से। देखते हैं कि 2 persons, कह रहा है contested an election of a parliament. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. The number of total votes polled is, मतलब डाले गए मतों की संख्या कितनी है? बताइए। देखिए उनमें कह रहा है कि जीतने वाले व्यक्ति ने 57% मत लेके आया है। जीतने वाला, विनर जो है, जीतने वाला, ठीक है, जो विनर है वो लेके आया 57%, और जो लूजर है, जो हार गया है, वो कितने लाया होगा? 43%। क्योंकि वही 100% में से 57% तो ये ले गया, तो हारने वाला जो होगा वो लेके जाना चाहिए कितने? 43%। ओके है यहां तक? तो मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी यहां पर। जीतने वाले के 57%, हारने वाले के 43%। तो आप गौर करो कि ये तो 57% लाया, ये हारने वाला 43% लाया, तो कितने परसेंट से जीत रहा है ये? 14% से। भाई इसके परसेंट कितनी ज्यादा है? 14%। और यहां कह रहा है वो कि मत प्राप्त किए और वो 42,000 मतों से विजयी हुआ। तो विजय होने का मतलब क्या? बराबर बराबर आते तो टाई हो जाता, बराबर रहते, फिक्स रहते। यहां जीत रहा है तो जितने मत एक्स्ट्रा होते हैं उसके, उससे वो जीता हुआ माना जाता है। तो यहां कितने परसेंट से जीत रहा है? 14% से। तो जो परसेंट में 14% है वो संख्या में कितना है? 42,000। तो आप क्या कहोगे कि 14% की वैल्यू 42,000 कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो आपसे कह रहा है तो डाले गए मतों की संख्या कितनी है? तो टोटल मत तो 100% ही तो डाले गए हैं। जब 14% का मान इतना हो सकता है तो 100% का मान कितना हो सकता है?
तो देखिए 100% अपॉन में 14% इंटू में 42,000, जिसका मान पूछा जाए वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो नीचे, गुणा में उसका मान। परसेंट से परसेंट, 14 तिया 42, 3,000, और ये आ जाएगा 3 लाख। तो टोटल डाले गए जो मत हैं, जो जितने भी पोलिंग हुई है, वो कितने की हुई है? 3 लाख। तो कौन से ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से, और कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पर बढ़ जाए। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाए। हमारे पास में एक गाना चल रहा है, पड़ोस में ही। कौन सा गाना चल रहा है? मैं तेरी नागिन तू मेरा सपेरा। देख रहे हैं, हालांकि उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, माइक में तो आवाज नहीं आएगी उसकी, लेकिन मेरे कानों में जरूर आवाज आ रही है। मैं तेरी दुश्मन, मैं तेरी नागिन, बढ़िया तरीके से डांस चल रहा है। अमरीश पुरी और श्रीदेवी, बढ़िया तरीके से डांस। श्रीदेवी क्या लाजवाब थी, श्रीदेवी भी बेचारी मर गई। देखिए, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए होमवर्क में ही दे रहा हूं, करके लाइए। मैंने हालांकि बताया नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आ जाएंगे, इसमें काफी चीजें बतानी है मुझे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। नेक्स्ट पे कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत कितना है? 35%, सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, ब्लू जो है वो कितने हैं? 100, ठीक है, एंड 50 लाल है, रेड जो है वो 50 है। ओके, और काले गोले जो ब्लैक हैं वो भी 50 है आपके लिए। ओके, तो टोटल कितने हो गए? ये 200, ये लीजिए 200 हो गए। अगर 25% नीले गोले, अब नीले गोले 100 हैं, 25% निकाल ले, तो 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। कैसे? आप यहां इस बात को कह सकते हो कि 100 नीले गोले हैं, इनका 25%, सॉल्व करोगे ऐसे, परसेंट हटाओगे बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आया? 25। तो जो 25 नीले गोले निकाल लिए गए, तो कितने बचे? 75। कहूंगा या नहीं कहूंगा? ठीक है, 50% लाल गोले निकाल लिए गए। अब लाल गोले कितने? 50 हैं, और 50 का 50%, तो 50% का मतलब नॉर्मली भी आप जानो तो क्या होता है? आधा ही तो होता है भाई। तो वैसे ही कह दो यार, आधे गोले निकाल लोगे, 50 में से आधे कितने होंगे? 25। जब निकाल लोगे तो कितने बचेंगे? 25 ही तो बचेंगे। यस या नो? बिल्कुल। तो निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत कितना है? काले गोलों से तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, तो काले गोले तो जितने थे आज भी उतनी है, अब भी उतने हैं। तो टोटल आज की डेट में हमारे पास गोले कितने हैं बताओ? ये हो गए 150। तो आज की डेट में हमारे पास गोले जो है वो टोटल 150 है, और उनमें से काले गोले कितने हैं? 50। तो अगर ये बोला जाए कि 150 में से 50 काले गोले हैं, तो इसको कैसे शो करते हैं? ब्लैक को हम कहते हैं कि भैया 50 किस में से? 150 में से। तो इसको लिखा जाएगा 50/150। कहते हैं ना 150 में से 50 आए हैं, तो वही तो बात हो गई। अब इनका परसेंटेज पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो बेटा प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर दें। तो बताइए 50 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 3 से 100 कट जाएगा कितनी बार? 33 सही 1/3%। आपने कर लिया होगा, 33 सही 1/3%। ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिक्कत आती है तो आप रिवाइंड करके देखें वीडियो को, दिक्कत आए कमेंट करें, और भी दिक्कत आए और कमेंट करें, मैं और समझाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। आज काफ़ी क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आनंद भी आ रहा है और टाइम भी अच्छे से मिल पाया, और आज बढ़िया टाइमिंग के साथ वीडियो भी बन रही है, दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है ना? वो गाना चलता तो था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आए प्लीज। ये देखिए, इसको भी मैं कल ही समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं पहले स्मूथली क्वेश्चन चला रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल से, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लेवल ले लूंगा तो बच्चे शुरुआत जो कर रहे होंगे उनको दिक्कत आएगी, है ना? तो ये एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन वेट कर लें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 37 देखिए, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा।
पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, ये तुम्हें करना है, मेरी तरफ से होमवर्क में है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर भी दिक्कत आए कमेंट कर देना, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, सारे देखता हूं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे इसे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्लीज। हाँ, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? अभी कराए थे ना ऐसे, तो आ जाने चाहिए आपसे, दिक्कत तो नहीं आएगी। कैसे कि ये 84% लाया है, हारने वाला 16% लेके आया होगा। तो देखो ये 84%, वो 16%, 476 मतों से निर्वाचित हो रहा है, तो वो परसेंट में कितने से जीतेगा? 84% और 16% का डिफरेंस 68% हो जाएगा, और 68% वैसे, और यहाँ 476 मतों से, तो डिफरेंस करके उस हिसाब से 68% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 476। आपसे कह रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। और 68 से ये 476 7 टाइम कट जाएगा, तो 7 × 100 700 आंसर ये लग जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, मैंने वैसे बता दिया वर्बली, लेकिन आपको घर से करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, ये भी मैं कल बताऊंगा क्योंकि ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें रेशियो बना के चलाना पड़ेगा, और रेशियो से बताना है तो जाहिर सी बात है, अगर आप कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे तो बताने ही है। तो रेशियो का सिस्टम रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा बिना परसेंट के ही अपन रेशियो से करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। ओके बाकी नेक्स्ट पर आ जाए, लास्ट क्वेश्चन बचता है जी, 40 नंबर क्वेश्चन। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? देखो ये कह रहा है कि अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट इज। मतलब हमें कैसे करना है कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है होने को तो, और हो सकता है कि बहुत से बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज कर दे, सीरियसली कंफ्यूज करेगा ये, और इसका आंसर जो वो 25 डेज है। ठीक है, अगर मैं करा दूंगा नॉर्मली, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज करेगा। तो आप कहें तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए दे दूं, मुझे तो कराना ही है, कल करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार आप देखोगे, दिमाग लगाओगे, नहीं होगा टेंशन में आओगे, टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं ना, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आंसर बता दिया है, करेंगे और मुझे जवाब देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके जो आज मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो, और फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक मैंने काफी क्वेश्चन कराए और उसमें काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।